नमस्ते। आज मेरे साथ एस एन साहू साहब हैं और चूंकि आज अंबेडकर जयंती है और हम मुझे ऐसा लगा कि डॉक्टर अंबेडकर को याद करने के लिए किसी एक ऐसे व्यक्ति से बात करें अ, जो देश के संविधान को जिसने देखा हो, जिसने उस संविधान को कहीं ना कहीं ठीक से इम्प्लीमेंट करने में उनका भी कोई योगदान रहा हो। और आज के परिप्रेक्ष्य में जब देश का एक एक वर्ग को ऐसा लग रहा है कि उसके बेसिक संविधान में थोड़ा खतरा तो नहीं बोलेंगे, लेकिन देश जो चलाया जा रहा है वो बहुत एज पर कॉन्स्टिट्यूशन नहीं चलाया जा रहा है, उसकी स्पिरिट, उसकी आत्मा में कहीं ना कहीं कुछ दिक्कत है। ऐसे में डॉक्टर अंबेडकर की याद करना भी जरूरी है। लेकिन उसमें एक जो बड़ा क्वेश्चन है साहु साहब, उसमें एक क्वेश्चन सबसे बड़ा हरदम एक आदमी के मन में रहता है, जिसका बहुत से लोगों के पास ठीक जवाब है, लेकिन फिर भी एक क्वेश्चन रह जाता है जो डॉक्टर अंबेडकर ने अपने जीवन के अंतिम दिनों में हिंदुइज्म छोड़ के बौद्ध धर्म को अपनाया था। अब कुछ लोग कहते हैं वो भी देश का भारत का धर्म था, वो भी भारत का धर्म था, इत्यादि इत्यादि, लेकिन वो फर्क धर्म था। इसकी जरा इसके पीछे की उनकी दृष्टि, कारण, थोड़ा इसको अगर आप बताएंगे तो हमारे दर्शकों को भी अच्छा लगेगा। अच्छा, नमस्कार आनंद जी। मुझे आपने एक मौका दिया आज, एक पवित्र दिन, जिस दिन में हम सारे भारतवासी डॉक्टर B.R. अम्बेडकर का जन्म को आज जो हम पालन करते हैं, जन्म तिथि को। तो आपने एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल पूछा है कि उन्होंने हिंदुइज्म को छोड़ के बुद्धिज्म को क्यों एक्सेप्ट किया, बुद्धिज्म कन्वर्ट क्यों कर दिया। ये अंबेडकर जी के जीवन में, अंबेडकर का जीवन में एक्चुअली ये जो बुद्धिज्म को उन्होंने एक्सेप्ट किया, ये एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण घटना है। एक्चुअली ये इनको समझना पड़ेगा। अंबेडकर को समझने के लिए ये जो उनका कन्वर्सन भी समझना बड़ा जरूरी है। ये देखिए, अंबेडकर ने कहा था कि वो एक हिंदू जन्म हुए थे, उनका जो जन्म हुआ था हिंदू परिवार में जन्म हुआ था, उनका है परिचय जो एक हिंदू था। और उनका एक समस्या उन्होंने जिंदगी भर उन्होंने जो सम्मुखीन किया वो तो अनटचेबल, बिकॉज उनका कास्ट बेसिस पे उनको बहुत सारे ह्यूमिलिएशन का फेस करना पड़ा। ही वाज ट्रीटेड एज एन अनटचेबल इवन दो ही पास्ड आउट फ्रॉम कोलंबिया यूनिवर्सिटी। तो उन्होंने हिंदुइज्म को जो उन्होंने स्टडी करके उन्होंने कहा कि हिंदुइज्म जो है इट इज बेस्ड ऑन ग्रेडेड सोशल इनइक्वालिटी, सामाजिक असमानता का जो एक हमारा समाज है, समाज में हिंदुइज्म का एक फाउंडेशन है। उन्होंने कहा था जो ग्रेडेड सोशल इनइक्वालिटी। लेकिन उन्होंने कहा बुद्धिज्म जो है, बौद्ध धर्म, वो जो है उसका जो फाउंडेशन था है प्रज्ञा, करुणा, समता। प्रज्ञा मतलब अंग्रेजी में एनलाइटनमेंट, करुणा मतलब कंपैशन, और समता जो है इक्वालिटी। तो उन्होंने कहा कि मैं कभी नहीं मरूंगा एज ए हिंदू या कभी नहीं मरूंगा एज एन अनटचेबल। तो इसीलिए उन्होंने चेंज कर दिया उनका रिलीजन, जो कन्वर्सन किया बुद्धिज्म। अच्छा, ये देखिए, अगर ये जो तथ्य जो मिल रहा है उनका राइटिंग्स में, उनके ऊपर एक फिल्म हुआ था अभी, उन्होंने फिल्म में उन्होंने एक यही पर्टिकुलर डायलॉग है, आई डू नॉट वांट टू डाई एज एन हिंदू, डाई एज एन अनटचेबल, इवन दो आई वाज बोर्न एज एन हिंदू एंड अनटचेबल। I want to embrace Buddhism, which is based on prajna, karuna, samata, by leaving Hinduism, which is based on graded social inequality. तो ये अगर आप देखेंगे, ये जो उन्होंने जो बुद्धिज्म को ग्रहण किया था एज ए न्यू रिलीजन उनका लाइफ में, अगर प्रोफेसर अमर्त्य सेन का अंडरस्टैंडिंग ऑफ बुद्धिज्म आप देखेंगे, it closely resembles with Ambedkar's understanding of Buddhism. प्रोफेसर अमर्त्य सेन को जब नोबेल प्राइज मिला, उनको एक क्वेश्चन पूछा गया कि उन्होंने जब शांति निकेतन में ज्वाइन किया एज ए
बहुत यंग स्टूडेंट, यंग छात्र जब ज्वाइन किया तो उन्होंने जो फॉर्म था फिलअप किया, तो उस फॉर्म में जो रिलीजियन कॉलम था पहले उन्होंने छोड़ दिया था, लेकिन वो काउंटर में जो ऑफिशियल बैठे थे उन्होंने कहा कि अरे रे आप रिलीजन को छोड़ रहे हो, ये तो फॉर्म आपका इनकम्प्लीट माना जाएगा, तो ये रिजेक्ट हो जाएगा। इसलिए नहीं, मैं कोई धर्म को विश्वास नहीं करता। अरे कुछ भी लिख दो, ये तो फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। तो अमर्त्य सेन ने बुद्धिज्म लिखा। अच्छा, ये नोबेल प्राइज उनको प्राप्त होने के बाद उन्होंने एक इंटरव्यू टाइम्स ऑफ इंडिया में उनको पूछा कि आप बुद्धिज्म क्यों लिखे, जो आप बहुत कम उम्र की एक लड़का थे। तो उन्होंने कहा कि देखिए बुद्धा का, उन्होंने कहा कि 6th century BC में उन जो ह्यूमन डेवलपमेंट जो था उनका चिंतन उनके अंदर जो था, तो उन्होंने एक्सप्लेन किया। उन्होंने जब एक डेड बॉडी को देखा, जब बुद्धा सिद्धार्थ थे, एक राजकुमार थे, रास्ते में गए तो एक डेड बॉडी देखा। इसके बाद एक बूढ़ा आदमी को देखे, वो जो काफी बुढ़ापे के वजह से उनका जो समस्या था उनके लिए। इसके बाद एक मॉन्क देखे, एक जो सन्यासी देखे, जो उनका जो मुखमंडल में एक ज्योति था, वो बड़ा शांत स्वभाव के लगते थे। तो अमर्त्य सेन कहा कि ये जो डेड बॉडी जो सबको उन्होंने देखा, अगर वो ज्यादा दिन तक उनका अगर जी सकते थे तो वो बड़ा अच्छा होता। तो उन्होंने कहा कि डेड बॉडी से उनको प्रेरणा मिला कि ग्रेटर लाइफ एक्सपेक्टेंसी। अच्छा, और देखिए ये जो ओल्ड एज जो था, जो बूढ़ा आदमी था, तो उनका कि गुड हेल्थ, अमर्त्य सेन ने इसको ऐसे लिंक किया। और जो सन्यासी था, जो शांत थे बहुत, उनका मुखमंडल में कोई राग द्वेष कुछ नहीं था, बहुत शांत थे। तो उन्होंने कहा कि एनलाइटनमेंट जो जो प्रज्ञा जो है वो कैसे आएगा, एजुकेशन से, आपका अवेयरनेस, चेतना बढ़ाने से। तो उन्होंने कहा कि ये सारे चीज जो है इट इज पार्ट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, बेटर हेल्थ, बेटर लाइफ एक्सपेक्टेंसी और एक्सेस टू नॉलेज, एक्सेस टू नॉलेज, सो दैट आपका अवेयरनेस ज्यादा हो। तो देखिए ये जो बुद्धिज्म का जो ये इंटरप्रिटेशन है कि इट इज ए पावरफुल रिलीजन फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट, एग्जैक्टली वही चीज हम देखे थे 1950s में, जो अंबेडकर एक्सेप्ट किया था बुद्धिज्म इज हिज ओन रिलीजन, बिकॉज उनका एक सेंटेंस था, वी हैव टू रिक्लेम ह्यूमन पर्सनालिटी। ह्यूमन पर्सनालिटी जो डिग्रेड हो गया है जाति के वजह से, धर्म के वजह से, या कोई भी कारण के वजह से, हम उसको एक इंसान की तरह नहीं देख रहे हैं। सो ये इंसान की तरह देखा जाता है कहाँ, उन्होंने उनके उनके विश्वास से था, उनको विश्वास आया कि बुद्धिज्म। अच्छा, ये अमर्त्य सेन ने जो ह्यूमन डेवलपमेंट बोला लिखे थे, बुद्धिज्म से उन्होंने सीखा ह्यूमन डेवलपमेंट। और अंबेडकर ने रिक्लेमेशन ऑफ ह्यूमन पर्सनालिटी, ह्यूमन जो एक इंसान का व्यक्तित्व को उनका हम फिर दोबारा कैसे उसका हम पुनरुद्धार कर सकते हैं, ये बुद्धिज्म से मिलता है। सो ये जो प्रज्ञा, करुणा, समता, और देखिए इवन स्वामी विवेकानंद ने क्या लिखा है अबाउट बुद्धिज्म। उन्होंने लिखा, स्वामी विवेकानंद, कि बुद्धिज्म प्रोवाइडेड टू द ह्यूमैनिटी द गॉस्पेल ऑफ सोशल रेजिंग अप। समाज से जो लोग दबे हुए हैं उनको उठाने के लिए, उनका उत्थान के लिए जो एक संदेश आया वो बुद्धिज्म से आया। सो ये देखिए, सो स्वामी विवेकानंद का विजन ऑन बुद्धिज्म, और अमर्त्य सेन का जो दृष्टिकोण बुद्धिज्म से था, और अंबेडकर का, ये जो चीज है, और बुद्धिज्म जहां जहां भी है, आप देखिए जहां जहां श्रीलंका है या चाइना है या जापान है, नॉर्थ ईस्टर्न सॉरी साउथ ईस्टर्न एशियन कंट्रीज में, वहाँ लिटरेसी रेट ज्यादा है। अच्छा, वहाँ लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी ज्यादा है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिसेस इज बेटर। सो ये जो रिलीजन को उन्होंने, जो इवन आइंस्टाइन को एक बार उन्होंने रिलीजन एंड साइंस का जो आर्टिकल में उन्होंने लिखा है, एक रिलीजन, एक धर्म अगर साइंस और साइंटिफिक रिसर्च को बढ़ावा देगा
एंड एक रिलीजन है वो कॉस्मिक रिलीजन, उन्होंने कहा बुद्धिज्म इज ए कॉस्मिक रिलीजन जो कि साइंस को बढ़ावा देगा। सो दे बुद्धिज्म बहुत जैसे इस्तेमाल हुआ है चाइना में, म्यांमार है, उसके बुद्धिज्म को लेके तो भी वायलेंस, मिलिट्री रूल भी जस्टिफाई किया जाता है, लेकिन वो बुद्धिज्म का एसेंस नहीं है। सो इसीलिए वो जो उन्होंने जो बुद्धिज्म को एक्सेप्ट किया, एक नया धर्म हिंदू धर्म को छोड़ के, ये दर्शाता है कि बुद्धिज्म का महत्व ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए, बुद्धिज्म का महत्व इक्वालिटी के लिए, बुद्धिज्म का महत्व प्रज्ञा, जो एनलाइटनमेंट। जी जी साहब साहब, एक चीज मुझे और बताइएगा कि जो भी संविधान उस समय के संविधान निर्माताओं ने और जिसको बाद में फिर डॉक्टर अम्बेडकर ने उस ड्राफ्टिंग कमेटी में फाइनल टच दिया, उसने आज जो संविधान जिस तरह से हम लोगों को कई जगह लगता है कि इंस्टीट्यूशंस के में इंटरफेरेंस हो रहा है, संविधान खतरे में है, क्या इन खतरों के का अंदाज डॉक्टर अम्बेडकर को भी था कि इस तरह की चीजें हो सकती हैं? क्योंकि आज देश के इतने साल बाद भी अगर 80 करोड़ लोगों को हम आज भी अनाज भी वो नहीं अपना उपजा पा रहे हैं और हम उनको एक तरह से खैरात दे के उनको उनका जीवन यापन चला रहे हैं, तो कहाँ पे वेयर इज द फॉल्ट? और थोड़ा उनको संविधान के बारे में उनको ये अंदाज था कि कुछ लोग ऐसे भी आएंगे या पार्टियां ऐसी आएंगी जो उतनी उसको महत्व नहीं देंगे जितना उनको महत्व देना चाहिए। नहीं, देखिए, ये जो संविधान जो बनाया गया हमारा संविधान सभा में, उन्होंने कहा था अगर लोग जो है जो संविधान को इम्प्लीमेंट करने के लिए, उसको कार्य में परिणत करने के लिए जो जैसे लोग होंगे, अगर ये एक संविधान जिसमें बहुत सारे प्रॉब्लम होगा, समस्या होगा, अगर लोग अच्छा होंगे तो एक संविधान जिसमें बहुत सारी समस्या है उसको भी ठीक तरह उन्होंने संविधान को चलाएंगे। लेकिन लोगों के अंदर अगर ये समस्या आएगा कि उनके अंदर ही समस्या होगा, संविधान को कितना अच्छा संविधान हो उसको ठीक तरह उन्होंने कार्य में परिणत नहीं कर सकते, ये उनका वाक्य है। तो इसीलिए तो संविधान में तो उन्होंने कहा था उस वक्त का जो समस्या था, जो परिस्थिति था, भारत विभाजन हो गया था, भारत दो खंड हो गया था और भारत में इतने सारे प्रॉब्लम्स थे, बैकवर्डनेस, पॉवर्टी वगैरह वगैरह, और सबसे बड़ा चीज है कि इतना एक असमानता समाज हमारा था सदियों से, असमानता जाति के भित्ति के ऊपर, असमानता ये जो लिंग के बेसिक्स के ऊपर, अभी भी ये पुरुष प्रधान देश जो समाज है वो अभी भी चल रहा है। तो इस बहुत कॉम्प्लिकेटेड परिस्थिति में तो उन्होंने जो संविधान बनाया वो तो सारे विश्व में सारे लोग आश्चर्य हो गए, आश्चर्यचकित हो गए, क्योंकि जब पाकिस्तान ऐसे धर्म के नाम बेसिस पर सृष्टि हुआ, हमारा यहाँ धर्म को अलग रखा गया, हमारा तो सेकुलरिज्म का बात आया, और हमारा यहाँ इतने सारे प्रॉब्लम्स है, कास्ट इनइक्वालिटी, इनइक्वालिटी इन द नेम ऑफ एथनिसिटी, इनइक्वालिटी इन द नेम ऑफ सोशल अदर स्ट्रक्चर्स, पैट्रियार्की वगैरह वगैरह, पुरुष प्रधान की समाज जैसे तो होता है, उसमें जो असमानता है उसमें हम सारे लोगों को एक समान अधिकार दिए, और सबसे बड़ा चीज है कि उनको डिग्निटी भी, लिबर्टी, इक्वालिटी, जस्टिस एंड एश्योरेंसेस ऑफ डिग्निटी, ये जो डिग्निटी का बात है, चाहे कोई भी हो सबको मर्यादा चाहिए। अभी रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने क्या बताया, ये जो मीडिया वन हेड स्पीच का जो जजमेंट है, he said what people require is dignity. Dignity is more important than even material benefits. अगर सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट में जो जस्टिस जोसेफ एंड हिज को जज, उन्होंने कहा अगर लोगों को बोलेंगे नहीं आप मुस्लिम में पाकिस्तान चले जाओ, ये तो डिग्निटी के खिलाफ जा रहा है। तो इसीलिए ये जो हमने संविधान डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी संविधान सभा में जो बनाए हैं, ये तो एक रिवोल्यूशनरी डॉक्यूमेंट है, विप्लवात्मक डॉक्यूमेंट है। क्योंकि सबको मुझे याद है प्रोफेसर
प्रोफेसर प्रभात पटनायक जेएनयू में जो इकोनॉमिक्स पढ़ाते थे, उनका एक लेक्चर में उन्होंने कहा, उनका गांव में उड़ीसा में प्रोफेसर पटनायक की जो वर्ल्ड रिनाउंड प्रोफेसर ऑफ इकोनॉमिक्स, उन्होंने कहा कि वो जब बच्चे थे, संविधान तैयार हो रहा था और जो वोटिंग राइट सबको दे दिया गया, चाहे कोई भी जात हो, कोई महिला या पुरुष हो, सबको दे दिया गया, चाहे संपत्ति है या ना है, क्योंकि पहले तो वोटिंग राइट बहुत सारे वजह से सबको नहीं दिया जाता था। तो उन्होंने कहा कि उनका गांव में ब्राह्मण जो लोग थे, ब्राह्मण जात का, उन्होंने कहा अरे हमारा वोटिंग राइट जो होगा वो दलित का भी होगा। सो दे वर फीलिंग ऑफेंडेड। सो ये जो इक्वालिटी और लिबर्टी और जस्टिस ये जो दिया गया था संविधान में, जो दिया है हमको, तो ये एक रिवोल्यूशनरी चीज है। लेकिन अंबेडकर ये भी कहे थे कि एजुकेट, एजिटेट एंड ऑर्गेनाइज, ये आंदोलन करना पड़ेगा। हमारा जो हक है सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन में लिखने के नहीं होता। तो एजुकेट, एजिटेट और ऑर्गेनाइज, अच्छा ये जो चीज है डेमोक्रेसी को, ये एक उसका गहराई तक ले जाता है। क्योंकि प्रोफेसर अमर्त्य सेन, उनका किताब में इंडिया इन अनसर्टेन ग्लोरी, उनका प्रोफेसर अमर्त्य सेन और जॉन ड्रेस, उन्होंने ये जो अंबेडकर जी का स्लोगान है एजुकेट, एजिटेट, ऑर्गेनाइज, 5 बार उन्होंने रेफर किया। इनफैक्ट वो किताब का जब रिव्यू हुआ लंदन गार्डियन में, उन्होंने क्या ये सेंट्रल, ये जो किताब का जो है प्रमुख मुद्दा जो है अंबेडकर का स्लोगन एजुकेट, एजुकेट और ऑर्गेनाइज। ही सेड एजुकेट पहले आता है, तो वी हैव टू एजुकेट आवर पीपल, वी हैव टू एजुकेट द लेजिस्लेचर, वी हैव टू एजुकेट द जुडिशियरी, वी हैव टू एजुकेट एवरी सेक्शन ऑफ सोसाइटी कि गरीबी है, कि माल न्यूट्रिशन है, ये मकान नहीं है, जीविका के नहीं है कुछ। तो अगर नहीं होगा तो हम एजिटेट, आंदोलन भी करेंगे। अच्छा इसके बाद ऑर्गेनाइज करेंगे। तो ये जो अगर 80 करोड़ लोगों को हम खाना अभी मुफ्त दे रहे हैं, ये तो पॉलिटिकल डिसीजन है, ये तो एक मोटिवेटेड पॉलिटिकल डिसीजन मुझे लग रहा है। वो जो कोविड टाइम के हुआ था वो चलता रहा है, इलेक्शन आ रहा है तो उसमें तो, लेकिन ये देखिए प्रधानमंत्री ने क्या कहा जब फार्मर्स एजिटेशन चल रहा था, ये आंदोलन जीवी कहा। सो इट इज एन ऑफेंस टू अम्बेडकर्स विजन, बिकॉज यू कैनॉट कॉल देम आंदोलन, इससे उनको परिहास करना जैसा हो गया है। उन्होंने, अमर्त्य सेन ने कहा कि डेमोक्रेसी अगर जीवित रहेगा, डेमोक्रेसी अगर जीवित रहेगा तो बहुत सारे समस्या का समाधान हमको मिल सकता है। क्योंकि ये चीज बहुत सारे मुद्दे पार्लियामेंट में उठाया जाएगा, बहुत सारे मुद्दे मीडिया में आएगा, बहुत सारे मुद्दे रास्ते में लोग आंदोलन करके वो मुद्दा रखेंगे। तो समाज जो है, जो स्टेट जो है या समाज जो है, हमारा जो राष्ट्र जो है, उसको जरूर कुछ ना कुछ पदक्षेप लेगा। तो इसीलिए जो पॉवर्टी अगर अभी भी है, पॉवर्टी तो अमेरिका में भी है, कितने साल, 200 से अधिक साल हो गया वो इंडिपेंडेंस। हाँ, अभी यूके में भी पॉवर्टी है। तो पॉवर्टी तो है, इसका मतलब नहीं है कि हम पॉवर्टी को यहाँ से दूर नहीं कर सकते हैं, लेकिन हमको दूर करने के लिए हमको चाहिए डेमोक्रेसी, हमको चाहिए अधिकार, सिर्फ कर्तव्य नहीं, अधिकार भी चाहिए। अभी क्या हो रहा है कि कर्तव्य को ज्यादा दिया जा रहा है, जोर दिया जा रहा है। जी हाँ, तो ये बड़ा प्रॉब्लमेटिक चीज है। अधिकार कोई मना नहीं कर रहे, कर्तव्य को दिया जाना चाहिए, लेकिन ये जो एम्फासिस कॉन्स्टिट्यूशन को, अभी देखिए पार्लियामेंट, गांधी जी ने 1917 में उन्होंने एक गुजरात पॉलिटिकल कॉन्फ्रेंस में भाषण देने के उस वक्त कहा था कि हमको पार्लियामेंट आज ही चाहिए। अगर हम पार्लियामेंट मिलेगा तो क्या होगा, हम उसमें गलती करेंगे लेकिन हम धीरे धीरे उसको सुधारेंगे और पार्लियामेंट को हम इस्तेमाल करेंगे गरीबी हटाने के लिए। तो ये जो पार्लियामेंट को इस्तेमाल करेंगे गरीबी हटाने के लिए 1917 में गांधी जी ने कहा था। और पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी जो हमने एडॉप्ट की है, अम्बेडकर ने क्या कहा, अम्बेडकर ने कहा कि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का मूल तत्व है जो लेजिस्लेचर है या जो विधानसभा या पार्लियामेंट है,
संसद है, वहां सरकार का जो अकाउंटेबिलिटी दायित्व 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 सरकार का दायित्व होता है टू लेजिस्लेचर। तो सरकार का अगर दायित्व टू लेजिस्लेचर है तो लेजिस्लेचर किसका होगा फिर? तो अंबेडकर ने कहा लेजिस्लेचर बिलोंग्स टू अपोजिशन, पार्लियामेंट बिलोंग्स टू अपोजिशन, अंबेडकर का स्टेटमेंट है। तो दायित्व दिलाएंगे अपोजिशन। लेकिन अभी क्या हुआ बजट सेशन में, सरकारी खुद सरकारी एमपी बीजेपी एमपी दे देमसेल्व्स डिस्टर्ब द होल हाउस। पहली बार ऐसे हुआ है। तो ये अंबेडकर के विजन के खिलाफ जा रहा है। जब तक हमारा ये देखिए, हमारा पॉवर्टी जिस रेट पे था, लाइफ एक्सपेक्टेंसी 27 इयर्स था इंडिपेंडेंस के टाइम, लिटरेसी रेट था 15%, अभी वो बढ़ा है। पॉवर्टी जरूर कम हुआ है, बहुत लोगों को पॉवर्टी से हम अपलिफ्ट किए हैं, ये जो बिकॉज ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स मेनी अदर थिंग्स। इंडिया जो एमर्ज किया है ये तो दशकों से हुआ ना, ये थोड़ी कि कुछ एक पर्टिकुलर प्राइम मिनिस्टर के वजह से हुआ है। सो ये दैट इज बिकॉज ऑफ आवर डेमोक्रेसी, आवर पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ डेमोक्रेसी, अकाउंटेबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट टू द लेजिस्लेचर। सरकार का दायित्व जो संसद के ऊपर, संसद के अंदर है, वो दायित्व अनफॉर्चुनेटली वो कॉम्प्रोमाइज हो रहा है। अंबेडकर जी ने कहा था जब सेशन पार्लियामेंट का सेशन के लिए जो प्रावधान है कॉन्स्टिट्यूशन में, आर्टिकल 85 और जो भी प्रोविजन है, नहीं 85 जो भी प्रोविजन है, उन्होंने कहा था कि कुछ लोग बोले कि पार्लियामेंट सेशन को बुलाएंगे नहीं सरकार, क्योंकि मिनिस्टर नहीं चाहते कि हम दायित्व हमारा संपन्न करेंगे लेजिस्लेचर को। तो अंबेडकर ने रिप्लाई दिया था 1949 में, ब्रिटिश सरकार के समय में जो लेजिस्लेचर था वो लेजिस्लेचर को यूज किया गया था फॉर अप्रूविंग द बजट और कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू, दायित्व का कुछ नहीं था। तो उन्होंने कहा कि बट इन फ्यूचर एग्जीक्यूटिव और सरकार जो होगा भारत, स्वाधीन भारत में, वो इसे नहीं कर सकता जी। तो लेकिन क्या हो रहा है, अभी बजट सेशन पूरा खत्म कर दिया उन्होंने, बीजेपी एमपी ने। तो सरकार का दायित्व कहाँ है? अपोजिशन क्वेश्चन जो पूछना चाहते थे वो ही नहीं कर पाया। सो इसीलिए ये अंबेडकर का ये विजन बहुत जरूरी है, हमारा जो डिपेंड डेमोक्रेसी को उनका गहराई तक लेने के लिए बहुत जरूरी है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद साहब। और आज भाई सब लोगों को अम्बेडकर जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हालांकि सारी पार्टी वाले, कोई आज उनकी प्रतिमा का अनावरण कर रहा है, तो कोई मिट्टी ला रहा है, तो कोई कुछ कर रहा है, लेकिन उनकी भावनाओं को 5-10% भी अगर आत्मसात कर लेंगे तो देश का बहुत कल्याण होगा। मैं आई जस्ट एक पॉइंट ऐड कर, देखिए अभी वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़, उन्होंने बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को ही क्वेश्चन कर लिया, कर दिया है। करेक्ट। अच्छा, तो अगर बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को अगर अपोज करेंगे तो ये कॉन्स्टिट्यूशन को पूरा डिमोलिश करने का बात हो रहा है। तो अंबेडकर का विजन का डिमोलिश करने के लिए बात हो रहा है। अभी देखिए कुछ लोग बोलते हैं कि मुस्लिम को बॉयकॉट करो, उनको बहिष्कार करो सामाजिक आर्थिक स्तर से, उनके साथ कोई रिश्ता मत रखो जो आर्थिक रिश्ता। तो अंबेडकर ने 1945 में उनका ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन था फॉर द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ इंडिया, उन्होंने 2 पेज कि ये बॉयकॉट को रोकने के लिए उन्होंने प्रावधान किया था। उन्होंने कहा कि भविष्य में जो लेजिस्लेचर होगा वो बॉयकॉट के खिलाफ, माइनॉरिटी का बॉयकॉट के खिलाफ कानून बनाएगा। तो लेकिन वो जो आशंका अंबेडकर के दिमाग में था, वो आशंका उन्होंने ये हमारा सामने ही अभी एक बड़ा खतरा के जैसे हम सम्मुखीन करना पड़ता है। So these are the ideas, particularly the ruling party BJP must be mindful. जी जी। और नहीं, और सबसे बड़ा साहब जो देख के अफसोस होता है, धनखड़ साहब को पूरा राइट है, मान लीजिए ये उनके विचार हो सकते हैं, तो उस संविधान की शपथ लेके आप उस पद से इस्तीफा दे दीजिए, बाहर सड़क पे आइए, जन आंदोलन बनाइए और कहिए कि संविधान आप उस संविधान के उसी पद से वहीं से ताकत मिल रही है, और आप उसी को बता रहे हैं कि ये होना चाहिए। ये बिल्कुल डबल स्टैंडर्ड्स हैं, डबल स्पीक है। लेकिन चलिए, आज का देश जो है वो इसी तरह का है।
बहुत बहुत धन्यवाद साहू साहब, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, नमस्कार।